एवरीवन, टारगेट फॉर आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के लिए जो माइनर एक्ट्स हैं उसमें से एक है रेंट कंट्रोल एक्ट। ठीक है, उसके हम एमसीक्यूज लेकर आए हैं। पिछले वीडियोस में भी आपने देखा था, उसमें हमने कुछ एमसीक्यू डिस्कस किए थे पार्ट 1 को लेकर के। अब ये जो है उससे आगे वाले एमसीक्यू हैं। ठीक है, हिंदी में है, हालांकि मैं बोलूंगी इंग्लिश में, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको ईजिली समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये बताया गया है कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है, जब लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो, तो महीने का रेंट कब तक दे सकते हैं, कब तक दिया जा सकता है? तो ये दिया जा सकता है जो जिस महीने में आपका देने के लिए हो गया है पैसा, उसके 15वें दिन। ये मैक्सिमम लिमिट है। क्लियर है? दो सिचुएशन होती है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फिक्स है कि महीने की 5 तारीख को दोगे तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो नेक्स्ट डे के 15वें दिन आपको देना पड़ेगा। सेक्शन कौन सा है इसके साथ जो डील करता है? सेक्शन 5 सब क्लॉज 2। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो देखते हैं। ये कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी धारा है, सेक्शन है, जो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल से संबंधित है ना, उसका एस्टेब्लिशमेंट बताता है। वो है सेक्शन नंबर 6। क्लियर है? डायरेक्ट सेक्शन का क्वेश्चन है, कोई इसमें टेक्निकल चीज है ही नहीं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं, वो है, ये कहता है कि इस एक्ट के अंदर जो ये ट्रिब्यूनल का एस्टेब्लिशमेंट होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के तहत होता है? तो आपने देखा है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 323A जो है वो ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है, और जो वैसे वाले ट्रिब्यूनल्स होते हैं रेंट कंट्रोल के और इन सब के, वो है आर्टिकल सब क्लॉज बी वाला। ठीक है, 323B। क्लियर है? नेक्स्ट आता है जो क्वेश्चन, वो कहता है कि जो इसके अध्यक्ष होते हैं, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के जो चेयरमैन हैं, वो कैसे अपॉइंट किए जा सकते हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी टेक्निकल चीज आपको याद रखना है कि स्टेट गवर्नमेंट तो करेगा ही करेगा, लेकिन परामर्श किसका लिया जाता है? जो परामर्श लिया जाता है वो है उच्च न्यायालय का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है बी, कि परामर्श किसका लिया जाएगा चेयरमैन के अपॉइंटमेंट के लिए? अपॉइंटमेंट करेगा तो स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन परामर्श लिया जाएगा उच्च न्यायालय का। क्लियर है? नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो ये कहते हैं कि भाड़ा नियंत्रक के रूप में किस श्रेणी, मतलब किस कैटेगरी के जो है ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी? ठीक है, तो ये होगा उप जिला अधीक्षक की श्रेणी से निम्न का ना हो, मतलब नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी कलेक्टर। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? और नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी कलेक्टर, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट जो इसको समझे। रेंट कंट्रोलर, ये भाड़ा जो नियंत्रक है ना, इसको बोलते हैं रेंट कंट्रोलर। क्लियर? और इससे जो सेक्शन डील करता है वो सेक्शन 7 सब क्लॉज 1। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप इसको लिख भी सकते हैं। और अगर किसी को नीड है, लास्ट टाइम बचा हुआ है 5 जो एक्ट है, रजिस्ट्रेशन, कोर्ट फी, एक्साइज स्पेशली, और लैंड रेवेन्यू, अगर कोई चाहे तो हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। 5 एक्ट हमने उसमें कराए हैं माइनर, प्लस 2 कॉम्प्लीमेंट्री, जिसमें स्पेसिफिक रिलीफ और एनआई एक्ट हमने कॉम्प्लीमेंट्री किया कराया है आपको, तो टोटल 7 एक्ट हो जाते हैं। आप चाहे तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि भाड़ा नियंत्रक का कार्य क्षेत्र किसके अंदर आएगा? इसका मतलब होता है जुरिस्डिक्शन, जो इसका सबॉर्डिनेशन होगा जुरिडिक्शन, तो वो किसके अंदर आता है? वो आता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंदर। ठीक है, कौन स्पेसिफाई करेगा जुरिडिक्शन? इसका जुरिडिक्शन स्पेसिफाई किया जाता है कलेक्टर के द्वारा। ठीक है, सिंपल। फिर बोलते हैं किसके अधीनस्थ होगा, किसके सबॉर्डिनेट होगा? तो ये सबॉर्डिनेशन इसका जो बताया गया है वो है आरसीटी। आरसीटी का मतलब होता है रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, ये सी, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के अंदर सबॉर्डिनेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो ये बोलता है कि आरसीटी जो है ट्रिब्यूनल की शक्तियां और फंक्शन, मतलब पावर एंड फंक्शन, कौन सा सेक्शन डील करता है पावर और फंक्शन ऑफ आरसीटी रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल? तो वो है सेक्शन नंबर 8। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि अगर ये बोल रहे हैं कि अगर कोई एग्रीव पर्सन है आरसीटी से, तो इसके आवेदन की अपील जो है वो कहाँ पर की जाएगा, है ना? कौन काम करेगा एज अपीलेट ट्रिब्यूनल? कौन काम करेगा अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है? तो वो सेक्शन आपका जो डील करेगा वो है सेक्शन 8 सब क्लॉज 1 का बी,
और 8 मैं लिख देती हूँ, 8 सब क्लॉज 1 का बी पॉइंट जो है वो इसके अपीलेट अथॉरिटी से डील करता है। और इसमें जो एज अपीलेट अथॉरिटी जो कोई फंक्शन करेगी वो होगी RCT, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। क्लियर है? ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम देख रहे हैं वो है कंटेम्प्ट से रिलेटेड, अवमानना। ठीक है, RCT ने जो कोई दिया है तो उसके अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति कैसी होगी? बिल्कुल हाई कोर्ट के जैसी होगी। क्लियर है? ये उच्च न्यायालय। और ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन इससे डील करेगा 8 का एक्सप्लेनेशन। 8 के एक्सप्लेनेशन में ये दिया गया है कि कंटेम्प्ट ऑफ, आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है, कंटेम्प्ट की जो पावर है वो किस कोर्ट की तरह है? सेम लाइक एज हाई कोर्ट की तरह है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो हमें इसमें डिसाइड करना है। देखो इसमें थोड़ा टेक्निकल चीज है। ये कह रहा है कि जो एग्जीक्यूशन हो गया, ऑर्डर आ गया, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स होगी, तो सबसे पहले आपको याद रखना है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग समरी मैनर में होगी। क्लियर है? आपको याद रखना है समरी मैनर, इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो समरी मैनर में इसको डिस्पोज ऑफ करने की एप्लीकेशन लगाएंगे तो वो कितने दिन में, समरी का जो टाइम होता है ना, कितने दिन में आपको प्रोसीडिंग्स कंप्लीट करनी है। तो वो प्रोसीडिंग कंप्लीट करने का जो दिन है वो ये है कि जब अपोजिट पार्टी को नोटिस चला गया उसके 45 दिन के अंदर अंदर। ये देखो, नोटिस, नोटिस की तामील हो गई विरोधी पक्षकार अपोजिट पार्टी को, जिस दिन तामील हो गई उसके 45 डेज के अंदर अंदर आपको ये जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग की एप्लीकेशन है उसे डिस्पोज ऑफ पूरा करना ही करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आप एक थोड़ा सा चार्ट इसको याद रख लीजिएगा। चार्ट नहीं, अभी रुको। ये बोल रहा है कि भवन स्वामी मतलब लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, इनके जो राइट्स और ऑब्लिगेशन है वो किस सेक्शन में, किस धारा में बताए गए हैं? लैंडलॉर्ड प्लस टेनेंट के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, तो ये बताए गए हैं सेक्शन 12 में। क्लियर है? अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है ना, इसमें आपको एक चार्ट डायग्राम टाइप का है, वो मैं बता देती हूँ और उससे दोनों क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। देखो क्या होता है, लैंडलॉर्ड और ये टेनेंट, इनके बीच में अगर कोई डाउट अराइज होता है, ठीक है, अगर डाउट अराइज होता है रेंट को लेकर के, तो बेनिफिट किसको दिया जाएगा? टेनेंट को। अगर डाउट अराइज होता है पोजेशन को लेकर के, तो बेनिफिट किसको दिया जाएगा? लैंडलॉर्ड को। क्लियर है? आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या बना लो, है ना, क्योंकि मैंने शॉर्ट में डाउट वाउट लिखा नहीं है ना, तो आप बना सकते हो। अगर डाउट अराइज हुआ है रेंट से लेकर के संबंधित, है ना, तो बेनिफिट किसको दिया जाएगा? टेनेंट को बेनिफिट। क्लियर है? और अगर पोजेशन से रिलेटेड डाउट अराइज है, क्लैशेस होते हैं, तो लैंडलॉर्ड को जाएगा, हमेशा याद रखना। ये चार्ट अगर आपने बना लिया, अब आपका दूसरा तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल सही होने वाला है। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या कहता है। यदि भाड़े से संबंधित किसी भी विषय में, है ना, भाड़े से संबंधित, भाड़े का मतलब रेंट, रेंट से रिलेटेड किसी भी लैंडलॉर्ड टेनेंट, इनके बीच में क्या हुआ? संघर्ष, क्लैशेस, डाउट्स उत्पन्न हुए, संशय, डाउट्स हो गए ना, तो बेनिफिट, लाभ, बेनिफिट किसे मिलेगा? तो अभी जो हमने डायग्राम बनाया था रेंट से रिलेटेड है, तो डाउट किसको मिलेगा? डाउट, बेनिफिट ऑफ डाउट किराएदार को मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट इसी से संबंधित दूसरा क्वेश्चन भी आएगा, क्या कि वो जो होता है, अगर डाउट किससे संबंधित है? पोजेशन से रिलेटेड है ना, तो वो किसको मिलेगा? हमेशा भवन स्वामी, दैट मीन्स लैंडलॉर्ड को मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और ये जो 3 क्वेश्चन है लगातार, ये एक ही तरह के हैं, तो आपको मैं समझा देती हूँ। शेड्यूल जो है हमारे पास 1 2 3 4, पहला शेड्यूल जो रिलेटेड है वो है राइट्स ऑफ टेनेंट को लेकर के, टेनेंट के राइट, दूसरा लैंडलॉर्ड के राइट, तीसरा लैंडलॉर्ड की ऑब्लिगेशन, ठीक है, ऑब्लिगेशन से रिलेटेड है, और चौथा जो है वो टेनेंट के ऑब्लिगेशन से रिलेटेड है। क्लियर है? ये मैंने पिछले जो लेक्चर था उसमें मेरा रेंट कंट्रोल के ऊपर, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताई थी ये चीज। ओके, तो ये शेड्यूल 1 2 3 4 आपको इजीली समझ में आ गए। 1 राइट, 2 राइट ऑफ लैंडलॉर्ड, एंड 3 जो है, 3 एंड 4 दोनों ऑब्लिगेशन से रिलेटेड है। क्लियर है? तो ये कहते हैं कि शेड्यूल 2 में, ये देखिए क्या है क्वेश्चन, शेड्यूल 2 के अंदर जो लैंडलॉर्ड के राइट्स हैं,
अगर उससे वंचित किया जाता है, मतलब वायलेशन, लैंडलॉर्ड के राइट का वायलेशन कब होगा, जब टेनेंट कोई ना कोई हरकत करेगा। क्लियर है? जानबूझ करके, वो भी वॉलंटरीली जानबूझ करके कर रहा है, तो कितनी पनिशमेंट है। क्लियर, समझ में आ गया क्वेश्चन? तो कितनी पनिशमेंट है? 5,000 रुपीज फाइन, सिंपल इम्प्रिजमेंट है 3 मंथ्स का, और बोथ, दोनों। क्लियर? अब आपको क्या चीज याद रखनी है, शेड्यूल 1 के राइट्स का वॉयलेशन होता है तो सेम पनिशमेंट, 5,000 रुपए, 3 महीने सिंपल इम्प्रिजमेंट और बोथ। क्लियर? शेड्यूल 2 का वॉयलेशन सेम, शेड्यूल 3 का वॉयलेशन सेम, शेड्यूल 4 का वॉयलेशन सेम, पनिशमेंट बिल्कुल सेम है। बस आपको क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय क्या ध्यान रखना है कि शेड्यूल 2 पूछा गया है तो किससे संबंधित है ना। बाकी याद रखो, पूरे उसमें पनिशमेंट एक ही जगह है और एक ही है पनिशमेंट, 5,000 रुपए, 3 महीने सिंपल इम्प्रिजमेंट और दोनों। ये देखो, शेड्यूल 4 से संबंधित क्वेश्चन आ गया, ये शेड्यूल 3 से इंपॉर्टेंट और ये शेड्यूल 4 से इंपॉर्टेंट। क्लियर है? दोनों इसके क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, पिछली वीडियो के क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, और इम्पोर्टेंट सेक्शन है। बहुत जल्द हम आपको वन लाइनर टाइप का भी कुछ लेकर आएंगे, और आप चाहें तो हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें सारे एक्ट करवाए गए हैं सीक्वेंस वाइज। ओके, थैंक यू सो मच।